बदलते भारत की शान। प्रकृति ने मानव जाति को कई वरदान दिया है। उनमें से एक है जगमगाने वाला रेशम। विवाह आदि उत्सवों में पहने तस्सर रेशम वस्त्र अपना महत्व रखते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य रेशम कपड़ों की उत्पत्ति के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। रेशम के कोश अपने देश आए थे। अपने देश में कई प्रकार के रेशम कीड़ों को विकसित कर रेशम के कोशों से आए रेशे या धागे से कपड़े तैयार करने की सूचना मिलती है। रेशम के अंडे कहाँ से मिलते हैं? उनसे रेशम के कीड़े कैसे तैयार कर सकते हैं? रेशम कीट अपने कोश किस प्रकार तैयार करते हैं? रेशम के धागे से कपड़े कैसे तैयार करते हैं? इन बातों की जानकारी के लिए वारंगल जिले के मडिकोंडा गांव और जनगांव देखने जाएंगे। वह देखिए, वारंगल जाने के रास्ते में रही पद्माक्षी माता के दर्शन कर मडिकोंडा जाएंगे। वारंगल महानगर के बीचों बीच रहे पहाड़ पर स्थित पद्माक्षी माता का मंदिर है यह। चलिए माता के दर्शन कर लेंगे। महाकाली मातृ देवी नमः। कुतले मुक्ता राज विराजय हे मिथिलकन्नाथा पटे ओम सुवर्ण कुंभयुग्माभासुजाजिन्ये नमः। ओम रमणीय चतुर्बाहु संयुक्ताजिन्ये नमः। वृष्टि समृद्ध्यर्थम लोक कल्याणार्थम पद्माक्षी मंदिर के चारों ओर एक जमाने के जैन मुनि तपस्या किए गुफाएं हैं ये। पद्माक्षी आलय के पश्चिम में 6 किलोमीटर दूरी पर मडिकोंडा गांव है। उस गांव के किसान श्री राजी रेड्डी का रेशम पालन केंद्र है वह। ऐसा हो तो कहते हैं कि शहतूत की खेती में कई बदलाव आए हैं। क्या ये सच है? सही देखा जाए तो मलबेरी खेती बाड़ी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यहाँ 10-15 साल पहले तक महिलाओं की कुटीर उद्योग की तरह विकसित हुआ था। जोड़ आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा प्रांत के पानी की कमी की जगह में मलबेरी खेती बाड़ी की उन्नति हुई है। एक समय पर उच्च वर्गीय कृषक मात्र रेशम का उत्पादन करते थे। मध्य वर्गीय किसान सेरिकल्चर करने को डरते थे। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियाँ बहुत कुछ बदल गई हैं। इसके क्या कारण हैं? सांप्रदायिक खेती बाड़ी छोड़कर कपास, मिर्ची, हल्दी जैसे फसल डालते हुए अधिक संकट झेलने लगे, क्योंकि इन फसलों के लिए खर्चीली रसायन खाद उपयोग करना पड़ता था। इस परिस्थिति में किसान नई तरह की खेती जो साल भर में 6 से 8 तक की उपज देने वाला रेशम उत्पादन की ओर आने लगे। अपने देश में 4 प्रकार के रेशम कीड़े तसर उद्योग में लिए आधार है। मलबरी, तसर, मूंगाम और एरी रेशम कीट है। इस फसल की खेती से पहले आप किस प्रकार की खेती करते थे? इस उपज की खेती से पहले मैं कपास, मिर्ची, सूरजमुखी जैसे कृषि फल डालता था। पिछले वर्ष में फूलों की खेती करते
100 मजदूरों को रोजगार का प्रबंध किया था। सेरिकल्चर खेती में आने के लिए कौन उत्तेजित किए थे? एक साल को 6 से 8 उपज पाने की सुविधा होने के कारण यदि एक फसल जाने पर भी बचे 5-6 फसलों की आशा कर सकते। इस विचार से साथी किसान रखे रेशम कीटों के केंद्र को देखकर उत्साहित हुआ, तभी रेशम उत्पादन अधिकारी से मिलना हुआ। इस फसल के लिए सरकार से कोई मदद मिली है? सरकार ने सहायता की है। शेडों की निर्माण के लिए एक यूनिट को 82,000 का हिसाब से और अंदर स्टैंडों को बनाने, पौधों की खरीदी और टपकन की खेती के लिए अनुदान मंजूर करके सरकार ने उपकार किया है। इस फसल की खेती के लिए पहले जमीन को कैसी तैयारी करनी पड़ती है? ट्रैक्टर से 1-2 बार अच्छी तरह जोतना चाहिए। बाद में मवेशी खाद एकड़ को 6 ट्रैक्टर डालकर पूरी तरह समतल करके पौधों को लगाना चाहिए। 3-4 कलियां लगी शहतूत पौधों की 22 से 23 सेंटीमीटर लंबी डालियों को काटकर सीधे जमीन में रोप सकते हैं। मलबरी खेती के लिए काली मिट्टी की रेतीली जमीन अच्छी है। शहतूत पौधों के वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में कुछ बताइए। अपने पास रहे बीजों से कुछ वर्ष पहले 1 हेक्टेयर को 30 मैट्रिक टन पत्ते उपज के रूप में आना विशेष बात रही थी, लेकिन आज मलबरी बीज मुख्यतः V1 अर्थात विक्टरी 1, G4, G2, S6 जैसे नए किस्म के बीज अपने पास हैं। एक जमाने में 30 मैट्रिक टन की जगह आज हेक्टेयर को 60 टन का उत्पादन V1 से आता है। उसके अनुसार रेशम के कोशों की बढ़ोतरी भी होती है, इससे किसानों की आय भी बढ़ती है। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। एक एकड़ की मलबरी फसल के लिए 5000 पौधों को जरूरत होते हैं। उज्जैन सूची 6.2 से 6.8 रही जमीन होनी चाहिए। यहाँ देखने पर आम के बगीचों के बीच में शहतूत पौधों को अंतर फसल के रूप में डाले हैं। ऐसा क्यों किए हैं? सही देखा जाए तो मैंने गत 30 वर्षों पहले 20 एकड़ में डाले आम के पेड़ों पर कम फल आने लगे। इसीलिए बागबानी अधिकारियों की सूचना के अनुसार पेड़ों की पूरी तरह छटाई करके शहतूत को अंतर फसल के रूप में शुरू करना पड़ा। साल में लगभग 10 से 20 टन मवेशी खाद डालना काफी है, तब अन्य खाद या कीटनाशकों की जरूरत नहीं रहती। इस फसल के लिए 24 से 38 सेंटीग्रेड का तापमान रह सकता है। लाल मिट्टी की रेतीली जमीन शहतूत फसल के लिए बहुत अच्छी है। हर पौधे के बीच में काफी काली जगह रहनी चाहिए, वैसे ही पौधों की हर पंक्ति के बीच में भी। इससे हर पौधे को पर्याप्त हवा और रोशनी मिलकर पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। हर रोज पौधे को 2 लीटर पानी पहुंचाने पर पत्ता हरा भरा रहता है। इससे पत्ते में भी पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन समान अनुपात में रहकर अच्छी रेशा दे सकता है। पौधों की रोपाई के 3 महीनों में फसल आती है। एक बार डालियों की कटाई के बाद हर 45 दिनों में फिर से पत्ते बढ़ते हैं। 15 से 20 साल तक यह फसल रहती है। 1 एकड़ के खेत से 1000 किलो पत्ते 1 वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शहतूत के बगीचे के लिए थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस फसल के लिए कौन सी खाद उपयोग करते हैं? जैविक खेती की पद्धति में शहतूत की
खेती बाड़ी करने पर मलबरी के पत्तों में अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थ रह सकते हैं। नीम का तेल वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत जैसे जैविक खाद अधिक मात्रा में स्प्रे करते पौधे में आने वाले कीट रोगों को दूर कर सकते हैं। ऐसा हो तो आप इस फसल को 3 साल पहले डाले थे। शेड का निर्माण कैसे किए? पौधों को रोपने के बाद शेड का निर्माण आरंभ किया। इसे 30 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा, 20 फीट ऊंचाई से 15 फीट ढाल रखकर निर्माण किया गया है। इधर 7 उधर 7 स्टैंड आए जैसा प्रबंध कर लिया है। इस शेड में 750 से 800 अंडों के कीटों को पालने का अवकाश रहता है। 100 अंडों को पालने के लिए कितनी जगह की जरूरत होती है? 100 अंडों से 60,000 कीड़ों की उत्पत्ति होती है। उनके लिए 1000 वर्ग फीटों की जगह जरूरत होती है। इस शेड के अंदर 8000 वर्ग फीटों की जगह है। इसमें 800 अंडे अर्थात 4,80,000 कीड़ों को पालने का अवकाश रहता है। इन अंडों को कहां से लाते हैं? इन अंडों को अधिकारियों के सलाह के अनुसार मैसूर से मंगाए। यहाँ पर चाकी कमरा अलग है। इसमें नमी यंत्र, हीटर जैसे सभी वस्तुएं हैं। रेशम का कीड़ा एक कीट है। रेशम कीड़े के जीवन चक्र के बारे में बताइए। इन रेशम कीड़ों के जीवन चक्र में 4 भाग देख सकते हैं। पहली दिशा में अंडे देने की, दूसरी लार्वा दशा, तीसरी प्यूपा दशा और चौथी रेशम कीड़े की दशा है। रेशम उद्योग में ध्यान देने की बातें हैं: शहतूत पत्ते डालते कीड़ों को पालना, उन कीड़ों से कोशों का निर्माण कराना और उन कोशों को बेचकर पैसे कमाना इस फसल का उद्देश्य है। नर और मादा रेशम कीड़ों को समागम करके अंडे की उत्पत्ति कराते हैं। बाद में उन अंडों को शीत गृह में रखते हैं। उन अंडों को छोटे कीट कराने के 3 दिन पहले चाकी केंद्र को मंगाते हैं। ये बॉक्स NSO बंगलोर से आया है। इस प्रकार आए बैलेंसों को इंक्यूबेशन किया जाता है। इस प्रकार इंक्यूबेशन बेसिन के बाद ब्लैक बॉक्स बनाने का समय आया या नहीं देखना चाहिए। ये लेंस ब्राउन कलर में बदलते ही समझना चाहिए कि अंतिम दशा में पहुंचा है। इस प्रकार इंक्यूबेशन करने के बाद 10 ट्रेसों को मिलाकर ब्लैक बॉक्स तैयार किया जाता है। काले कागज या काले कपड़े से ब्लैक बॉक्स बनाते हैं। इन बॉक्सों को अंधेरे कमरे में रखना चाहिए। वहाँ नमी 80 से 90% और तापमान 27 डिग्री में रहे जैसा देखना चाहिए। ब्लैक बॉक्स करने के बाद 2 दिन ऐसे ही रखना चाहिए। अपने देश के तापमान के अनुसार 20,000 अंडों के लिए 400 किलो के पत्ते पर्याप्त है। हैचिंग डे के दिन ब्लैक बॉक्स खोलकर अलग रखा जाता है। इन ट्रेसों को उजाले में रखना चाहिए। 2 घंटे के बाद उन्हें निकालकर बैट बनाया जाता है। ये लार्वाएं छोटे छोटे टुकड़े किए शहतूत पत्तों को खाती है। चाकी दशा के मुलायम कीड़ों को रोगों की प्रतिशोधक शक्ति बहुत कम होती है, इसलिए इन छोटे कीड़ों को चाकी केंद्र में ही पालना चाहिए। बैट बनाने के बाद डाले पत्ते सूखे नहीं जैसा उन पर फॉरपिन पेपर बिछाना चाहिए। पहले के 2 इंस्टार लार्वाओं को चाकी कीड़े कहते हैं। चींटियां स्टैंडों के पास नहीं आने के लिए उनके पैरों पर मोम लगाना चाहिए, जिससे चींटियां मर जाती हैं। इस प्रकार पाले चाकी कीड़ों को ट्रे में रखकर किसानों के शेड को भेजे जाते हैं। उन शेड्स में रखे कीड़ों को रोगों से बचाने के लिए ध्यान देना चाहिए। इन शेडों के अंदर 24 से 25 सेंटीग्रेड तक तापमान रहना चाहिए।
70 से 75% तक की नमी रह सकती है। प्रवीण जी, रेशम कीटों को पालने के शेडों की माप कैसी रहनी चाहिए? रेशम कीड़ों का शेड 50 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 18 फीट ऊंचे रहे जैसा निर्माण कर लेना चाहिए। शेडों का मुख्य द्वार पूरब की ओर रख लेना चाहिए। पश्चिम की ओर और एक द्वार रखना चाहिए। शेड के अंदर का प्लेटफॉर्म 5 से 5.5 फीट की ऊंचाई बना लेना अच्छा है। इसकी चौड़ाई शेड की ऊंचाई के अनुसार बनाना चाहिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। प्लेटफॉर्म पर कीड़े अधिक संख्या में न रहना अच्छा है। ऐसा करने पर किसान पर्याप्त आय प्राप्त कर सकता है। मक्खियां जैसे कीड़े शेड के अंदर नहीं आए जैसा प्रबंध कर लेना चाहिए। वह पर्याप्त हवादार भी होना चाहिए। रेशम कीड़ों के पालन कमरों में सूरज का प्रकाश और तेज हवा नहीं आए जैसा प्रबंध होना आवश्यक है। इन 2 मोल्ट होने के बाद चाकी केंद्र से कीड़ों को बड़े शेड में परिवर्तन करते हैं। 3 दिनों के बाद तीसरी मोल्ट आती है, फिर 1 दिन के बाद चौथी मोल्ट आती है। इन रेशम कीड़ों के जीवन काल को 7 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। वे हैं फीडिंग स्टेज, स्पेयर्स ईटिंग स्टेज, मॉडरेट ईटिंग स्टेज, एक्टिव ईटिंग स्टेज, प्री मॉल्टिंग स्टेज, लास्ट फीडिंग स्टेज, मॉल्टिंग स्टेज। 4-5 इंस्टार कीड़ों को ट्रे में रखकर फ्लोर शीट्स पर रखकर और शूट पद्धति से पालते हैं। वायरस से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। रेशम के कीड़े बहुत नाजुक होते हैं। उनके पालन में स्वच्छता की आवश्यकता होती है। रेशम कीड़ों के पालन शेड में जाते समय कीटनाशक द्रव्य मिले पानी से हाथ पैर साफ कर लेना अत्यंत आवश्यक है। यह पानी भी प्रवेश द्वार के सामने ही रखना चाहिए। चाकी केंद्र से शेड में लाए गए कीड़ों को दिन में 2 बार चारा डालना जरूरी है। कोश बुनते समय नमी का प्रतिशत 65 से 70 डिग्री से अधिक नहीं रहना चाहिए। पहले चरण में ये लार्वे बहुत भूखे होते हैं। बाद की दशाओं में उतना चारा नहीं खाते। ये सक्रिय दशा से अंतिम फीडिंग दशा तक रेशम के कीड़े बहुत भूखे होते हैं। रेशम कोश बनाने से पहले खाना पूरी तरह रोक देते हैं। कताई के लिए प्रत्येक रूप से तैयार किए चंद्रिकाओं को उपयोग करना चाहिए। एक चंद्रिका 400 कोश बनने के लिए काम आती है। बड़े हुए कीड़े कताई दशा में पहुंचते ही इन चंद्रिकाओं को कीड़ों पर रखे जाते हैं। वे कोशों को निर्माण करने सही स्थान के लिए खोजते हैं। चंद्रिकाओं पर आए कीड़े अपने आप रेशम के द्रव से चंद्रिकाओं को चिपक कर रहे जैसा प्रबंध कर लेते हैं। उसके बाद कोश बुनना आरंभ करते हैं। रेशम कीट लगातार सिर को हिलाते द्रव छोड़ते हैं। वह रेशम पदार्थ दृढ़ होकर रेशा या धागे के रूप में बदलता है। उस सिल्क फिलामेंट से कीड़े अपने कोश बनाते हैं। यह क्रिया 2-3 दिनों में समाप्त होती है। इसे प्यूपा दशा कहते हैं। सही समय में इन रेशम कोशों को चंद्रिकाओं से निकालना चाहिए। समय से पहले निकालने पर रेशम धागे की गुणवत्ता मार खाती है। कोकून को देरी से निकालने पर कीड़े अपने कोशों को खोलकर बाहर निकलते हैं। चंद्रिका से कोशों को हाथों से ही निकालना चाहिए।
इसके बाद उन कोशों को साफ करके बेचने बाजार भेजना चाहिए। इस यंत्र के धागे का रीलिंग होता है। बाद में इस मशीन में रीलिंग होता है। रीलिंग का मतलब बड़ा चक्र हांग को लपेटता है। हांग से निकलकर लेसिंग को भेजते हैं। लेसिंग करने के बाद उस धागे के गोले को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाले गोलों को तोलकर पद्धति से बंडल करके पैक करते हैं। बाद में बेंगलुरु एक्सपोर्ट करते हैं। युवक सेरिकल्चर क्षेत्र में आने पर लाभदायक रहेगा क्या? ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग पढ़े युवक 10-15 हजार कमाने सॉफ्टवेयर नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं। यदि उन्हें 2-3 एकड़ की जमीन रही हो तो एक शेड का निर्माण करके खेती बाड़ी को एक उद्योग जैसे चलाने पर आराम से महीने को 50,000 के ऊपर कमा सकते हैं। रविंदर जी, इस सिल्क ट्रेडिंग के बारे में दिलचस्प बातें बताई हैं। धन्यवाद। वस्त्र तैयार करने के अनुकूल मजबूत धागे को तैयार करके यंत्र ही उसे चक्रों को लपेटता है। उस प्रकार का गुणवत्ता रेशम धागा करघे पर कुशल बुनकर के हाथों में शानदार कपड़े के रूप में बदलता है। योजनाबद्ध मेहनत से संभव ना होने वाला इस संसार में क्या रहता है? Da, da.